हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। और आज की इस वीडियो में अपने पोएम नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में बिहाई बुक के पोएम नंबर 8 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है अपने लिए। पोएम नंबर 8 के बारे में आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे। पोएम नंबर 8 जो है आपके बिहाई बुक के अंदर वो है ऑन किलिंग ए ट्री। क्या नेम है इस पोइम का? ऑन किलिंग ए ट्री। पोइम नंबर 8 ऑन किलिंग ए ट्री ऑफ बिहाई बुक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट। ऑन किलिंग ए ट्री, ये जो कविता है ये आपके गैव पटेल ने कंपोज की हुई है। किसने? गैव पटेल ने। ओके, ऑन किलिंग ए ट्री इज कंपोज्ड बाय गैव पटेल। देखो इस पोएम के अंदर क्या बताया हुआ है। इस पोएम की स्टांजा के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि जो पेड़ हैं, ठीक है, वो इतना न्यूट्रिशियस फूड लेकर ग्रो अप होते हैं और उनको एकदम से चॉप करना, उनको एकदम से काटना इतना इजी नहीं होता। पेड़ को काटने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। हालांकि पेड़ों को काटते समय जो उन्हें दर्द होता है, जो उन्हें फीलिंग्स होती है, वो भी इसमें साथ बताई गई है। लेकिन फिर भी जो कवि का यहाँ पर मंतव्य है वो इसी प्रकार से है कि आप इन्हें न काटें और वी शुड ग्रो अप मोर एंड मोर ट्रीज। हमें अधिक से अधिक पेड़ क्या लगाने चाहिए, यही मंतव्य है। और पेड़ को काटने के दौरान और पेड़ को काटना कितना मुश्किल है वो ये बता रहे हैं। ठीक है, तो स्टांजा नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इस पोएम के स्टांजा नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। It takes much time to kill a tree. Much time to kill a tree. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife. Not a simple jab of a knife. Okay. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of a knife will do it. Will do it. It has grown slowly consuming the earth. Slowly consuming the earth. Consuming the earth. Okay. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of a knife will do it. It has grown slowly consuming the earth. Rising out of it. Rising out of it. Rising out of it, feeding upon its crust, feeding upon his crust, absorbing years of
sunlight, air and water. Sunlight, air and water, and out of its leprous hide, sprouting leaves, देखो इस स्टांजा की अपने ट्रांसलेशन करते हैं, क्या कह रहा है इस स्टांजा में। आपको मैंने इस पोएम की स्टार्टिंग में बताया था कि इस पोएम में कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि जब अपने पेड़ों को काटते हैं तो उन्हें कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, पेड़ को काटने में बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ ए नाइफ, आप इसे एक चाकू के वार से नहीं काट सकते। जैब ऑफ ए नाइफ का मतलब एक चाकू का वार। विल डू इट, जब ये करोगे। इट हैज़ ग्रोवन स्लोवली, ये धीरे धीरे बढ़ता है। कंज्यूमिंग द अर्थ, धरती से कंज्यूमिंग करते हुए, बाहर निकलते हुए। राइजिंग आउट ऑफ फीडिंग अपॉन हिज क्रस्ट, इसकी जो कहने का मतलब जड़ें होती हैं वो कैसे आगे की ओर बढ़ती हैं। राइजिंग का मतलब बढ़ना, फीडिंग खाते हुए या पोषण लेते हुए। इसकी जड़ें हैं जो धरती से क्या होती हैं, बाहर, जो मतलब कि धरती, इसकी जो मतलब कि जड़ें होती हैं वो धरती से इतना पोषण लेती हैं। और फिर इसके बाद ट्री क्या है, धरती से बाहर राइज होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, जो ट्री है वो एब्जॉर्ब करता है, किस किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है वो, सनलाइट को, मतलब कि सूर्य की रोशनी को, हवा को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि ट्री इतना कुछ एब्जॉर्ब करके, ठीक है, फिर अर्थ से कंज्यूम होता है, तो इसलिए इसको काटना इतना आसान नहीं। आप इसको जैब ऑफ ए नाइफ मतलब कि चाकू के एक वार से ही नहीं काट सकते, काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और इतना पोषण लेकर जब ये बाहर निकलता है, लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, फिर ये बाहर की ओर निकलकर स्प्राउटिंग लीव्स का मतलब अपनी पत्तियों के रूप में विशाल आकार ले लेता है। इसलिए ट्री को एक जैब ऑफ ए नाइफ मतलब कि चाकू के एक वार से काटना आसान कतई नहीं है। ठीक है, तो इस स्टांजा के अंदर ये कुछ बताने की कोशिश की गई है। अब अपने स्टांजा नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। आपने कभी ऐसा अनुभव लिया हो पेड़ों को काटने का कि कहीं पेड़ कट रहा हो, अपने पास बैठे हैं या देखा हो, तो ये वास्तव में सही है। ट्री को बढ़ते हुए तो बहुत समय लग जाता है, एब्जॉर्ब करता है वो कितनी चीज़ें है ना, लेकिन इसको काटना इतना आसान नहीं होता, और काटना चाहिए भी नहीं जब तक जरूरी न हो। सेल्फिश मोटिव्स के लिए तो ट्री को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। सो हैक एंड चॉप, सेकंड स्टांजा क्या कह रही है, सो हैक एंड चॉप, but this alone won't do it, but this alone won't do it, not so much pain will do it, not so much pain will do it, the bleeding bark will heal, the bleeding
bark with the bleeding bark with the bleeding bark will heal. The bleeding bark will heal and from close to the ground and from close to the ground will rise cured green waves, will arise cured green twigs, cured green twigs. Miniature box, miniature box, miniature box which if unchecked, which if unchecked, which if unchecked will expand again, will expand again to former size, to former size. ओके, अब अपने स्टांजा की लाइनों को समझेंगे और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अपने को इसकी ट्रांसलेशन समझ नहीं आएगी अपने इसके एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकेंगे, इसके क्वेश्चंस को नहीं समझ सकेंगे। तो सेकंड स्टांजा में क्या कह रहा है, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। आप इसको कितना ही क्या कर लीजिए, हैक एंड चॉप का मतलब वार कर लीजिए इस पे, बट दिस वॉन्ट डू इट, लेकिन इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, यहाँ पे कह रहा है कि इसे ज़्यादा दर्द होने वाला नहीं है, मतलब कि इस बात से इतना तो श्योर है कि पेड़ों को क्या है, दर्द तो होता है, लेकिन ये कह रहा है कि आप इसको इतने बार कर लो लेकिन फिर भी क्या है ये, इसको इतना दर्द नहीं होगा, इतना दर्द नहीं होगा, मतलब दर्द तो होता है ना इसे। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और जो इसकी परतें हैं ना, हो सकता है कि आपके वार से उनमें रक्त बहने लग जाए। बार्क का मतलब परत होती है, पेड़ों के ऊपर जो वो छाल चढ़ी होती है उसके लिए यूज हुआ है ये वर्ड। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज क्योरिड ग्रीन ट्विग्स, और फिर ये धरती की बिल्कुल नीचे वाली सतह से क्या होगा, क्योरिड ग्रीन ट्विग्स, दोबारा फिर हरी भरी पत्तियां वापिस ले आएगा ट्री, ठीक है। मिनिएचर बॉक्स, अपनी छोटी छोटी शाखाओं से, कहने का मतलब आप अगर इसको काटने का प्रयास भी करोगे तो फिर ये धरती की शाखा से फिर राइज अप हो जाएगा। मिनिएचर बॉक्स का मतलब होता है छोटी छोटी शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं, किसकी शाखाएं, पेड़ की, ठीक है। तो ये दोबारा राइज अप हो जाएंगी। विच इफ अनचेक्ड, यदि आपने इसका ख्याल ना किया, विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, तो देख लेना ये एक दिन अपने वापिस पुराने आकार के अंदर आ जाएंगे। फॉर्मर साइज का मतलब पुराने आकार में। क्या कह रहे हैं इस स्टांजा के अंदर कि आप पेड़ है ना, इसको चाहे कितना मर्जी वार कर लेना, ठीक है, इसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसकी परतों में रक्त जरूर आ सकता है लेकिन ये धरती से फिर वापस उपड़ेगा और क्यूरिड ग्रीन ट्विग्स, हरी भरी पत्तियां ले आएगा वापस अपने पे, और छोटी छोटी शाखाएं इसकी दोबारा से क्या हो जाएंगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। विच इफ अनचेक्ड, और यदि इन छोटी शाखाओं को आपने अनचेक्ड कर दिया, आपने इग्नोर मार दी, आपने उसका ख्याल नहीं किया, तो देख लेना एक दिन ये अपने पुराने साइज में फिर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ट्री को काटना बहुत मुश्किल है, ये एक दिन फिर अपने पुराने आकार के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टांजा नंबर 3 के बारे में बात करेंगे अब अपने। स्टांजा नंबर 3 देखो क्या कह रही है, नो। स्टांजा नंबर 3 देखो,
नो, ओके, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, द रूट, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, इज टू बी पुल्ड आउट, out of the anchoring earth, out of the anchoring earth, okay, it is to roped, it is to be roped, it is to be roped, tied and pulled out, and pulled out, snapped out, snapped out, और pulled out entirely, और pulled out entirely. देखो, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, इसकी जो जड़ है वो इज टू बी पुल्ड आउट, आप इसे आसानी से नहीं पुल्ड आउट मतलब कि खींच सकते, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इस धरती की गहराइयों में इनकी जड़ है। एंकरिंग अर्थ का मतलब धरती की गहराइयों में सटी हुई, एंकरिंग अर्थ का मतलब गहराइयों में सटी हुई या गहराई में, मतलब कि जो है वो क्या है, वहाँ पे जो इसकी जड़ है वो क्या है, गहराइयों में लगी हुई है। एंकरिंग अर्थ का मतलब गहराइयों में किसी चीज़ का होना। कहने का मतलब पेड़ की जड़ को आप आसानी से नहीं खींच सकते क्योंकि ये धरती की बहुत गहराई में जड़ी हुई है। इट इज़ टू बी रोप टाइड, इसको खींचने के लिए आपको बड़े जोर से क्या है, रस्सी बांधनी पड़ेगी। रोप्ड का मतलब रस्सी बांधना, ठीक है। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, फिर इसको पुल्ड आउट और स्नैप्ड आउट मतलब कि इसको आपको जोर जोर से क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। टू पुल्ड आउट इंटायरली, और इतना खींचना पड़ेगा कि संपूर्ण रूप से ये हिले। कहने का मतलब लाइन इसमें एक ही कह रहा है, वर्ड इसमें ज़्यादा दे दिए कि जो पेड़ है, पेड़ को काटना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये एंकरिंग अर्थ धरती के गहराइयों में क्या होती हैं, इसकी जड़ें जो होती हैं धरती के बहुत गहराई वाले भाग में होती हैं। इसको खींचने के लिए आपको क्या कसकर रस्सी बांधनी होगी और फिर इसको क्या संपूर्ण रूप से आपको खींचना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, तब जाके आप पेड़ को क्या कर सकते हो, वहां से अलग कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें बताया है। अब देखो आगे चलते हैं, इसमें स्टांजा नंबर 4 में क्या कह रहा है। स्टांजा नंबर 4 के अंदर देखो क्या कह रही है। और पुल्ड आउट इंटायरली, और पुल्ड आउट entirely out from the earth cave, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, and the strength of the tree, and the strength of the tree exposed, strength of the tree exposed, the source white and wet,
white and wet. The most sensitive hidden 4 years inside the earth. 4 years inside the अर्थ। देखो अपने इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। और पुल्ड आउट इंटायरली, जब आप पेड़ को संपूर्ण रूप से खींच लोगे, इंटायरली का मतलब संपूर्ण रूप से, जब आप पेड़ को संपूर्ण रूप से खींच लोगे आउट फ्रॉम द अर्थ केव, तो जो धरती है वो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। अर्थ केव का मतलब धरती का खाली होना, धरती का वो भाग क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, जहां से आपने इसको पुल्ड आउट किया, खींचा है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, अब जो पेड़ की ताकत है वो क्या हो जाएगी? एक्सपोज हो जाएगी, बाहर की ओर आ जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, और आपके जितने भी ये सोर्स हैं वो सारे के सारे सफ़ेद और वेट मतलब कि गिले हो जाएंगे। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, कारण इसका ये है कि ये बहुत ही संवेदनशील होती हैं और ये इसकी जो ताकत होती है वो काफ़ी सालों से छिपी होती है। कहाँ पर? इनसाइड द अर्थ, धरती के नीचे की ओर। ठीक है, ये कह रहा है कि जब आप पेड़ को खींचोगे, पेड़ में वास्तव में कितनी शक्ति होती है इसको आप महसूस करोगे जब ये एक्सपोज हो जाएंगे बाहर की ओर, और धरती क्या हो जाएगी? केव कितने हो जाएगी? खाली हो जाएगी। और फिर आपको पता चलेगा कि ये कितने सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि जो इनकी ताकत होती है, हिडन का मतलब छिपी हुई होती है, 4 ईयर्स का मतलब काफ़ी सालों से, इनसाइड द अर्थ मतलब धरती की सतह के नीचे। ठीक है, तो स्टांजा नंबर 5 के बारे में पढ़ते हैं हम अपने। तो कहने का मतलब ऑल दीज अबाउट टू पुलिंग ए ट्री, सब कुछ ये क्या है? एक पेड़ को खींचने के बारे में है। एंड दीज टेल्स अस दैट, और ये चीज़ हमें बताती है, इट इज़ नॉट इज टू किलिंग ए ट्री, कि पेड़ को काटना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब अपने इसकी स्टांजा नंबर 5 के बारे में बात करेंगे बेटा। स्टांजा नंबर 5 देखो क्या है। स्टांजा नंबर 5 देखो, देन द मैटर और स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, देन द मैटर स्कॉर्चिंग and choking, then the matter scorching and choking in sun and air, in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done, and then it is done। स्टांजा नंबर 5 के बारे में देखो क्या कह रही है। देन द मैटर स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, फिर ये सारा का सारा, देन द मैटर, ये सारा का सारा जब क्या करोगे? आप इसको काट डालोगे। देन द मैटर का मतलब जब आप इसको क्या कर दोगे? जड़ों को बाहर निकाल दोगे,
मतलब इनको पूरे को क्या कर दोगे, काट दोगे पेड़ को, ठीक है। स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, ये क्या हो जाएंगे, पेड़ क्या हो जाएंगे, ये सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, ठीक है, मुरझा जाएंगे या सूख जाएंगे। जब आप इनकी जड़ों को बाहर निकाल दोगे ये सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, क्योंकि फिर तो ये क्या हो गए, डेड ही हो गए ना। इन सन एंड एयर ब्राउनिंग हेयर, अब जब इन पे सूरज और हवा इनके ऊपर पड़ेगी, पहले तो देखो ये राइज अप हो रहे थे जब इनको सूरज और हवा मिल रहा था, अब क्या होगा, ब्राउनिंग, ये क्या हो जाएंगे, मध्यम पड़ जाएंगे, ठीक है। हार्डनिंग, सख्त हो जाएंगे क्योंकि अब ये डेड हो गए, ओके। ट्विस्टिंग, ये मुड़ जाएंगे, मतलब कि ये अपना आकार खो देंगे। ट्विस्टिंग का मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, इनका कोई निश्चित आकार नहीं बनेगा जैसा ये फॉर्मर साइज में थे। विदरिंग का मतलब भी क्या होता है, जड़ जाना, ये बिल्कुल इनकी पत्तियां क्या हो जाएंगी, जड़ जाएंगी, ठीक है। एंड देन इट इज डन, और फिर ये समझ लेना कि ये बिल्कुल के बिल्कुल क्या हो गए, खत्म हो जाएंगे। इट इज डन का मतलब खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब जब आप पेड़ों की जड़ों को निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, और फिर जब इन पे सन और एयर दोनों पड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मुरझा, अपना रंग खो देंगे, सख्त हो जाएंगे, अपनी शेप खो देंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, विदरिंग, सूख जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार थ्रू दी स्टांजा, इन स्टांजा के माध्यम से द पोइट एक्चुअली वांट्स टू टेल अस दैट, कवि हमें यह बताना चाहता है, इट इज नॉट इजी टू किलिंग ए ट्री, पेड़ों को काटना आसान नहीं है। अदरवाइज, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वी शुड नॉट कट द ट्री फॉर सेल्फिश मोटिव्स, हमें अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटना भी नहीं चाहिए। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, हमें अधिक से अधिक ट्री उगाने चाहिए बजाय कि उनको किल कर दो, उनको मारना। तो ऑन किलिंग ए ट्री, गेव पटेल की जो ये पॉइंट थी इसमें यही बताया गया है कि कितनी आपको मेहनत का सामना करना पड़ेगा, फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम्स जब आप एक ट्री को काटने जा रही हो। तो ये सब कुछ था इस पोइम में, और उम्मीद करूंगा आपको ये पोइम पसंद आई होगी, समझ आई होगी, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और कुछ सीख भी मिली होगी, ठीक है। मीनिंगफुल पोइम है ये, और इस पोइम में इतना ही, 5 स्टांजा के साथ ये पोइम कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पोइम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, तो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।